अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल में दी गई ब्रीफिंग में इंतहाई चौंका देने वाले आदाद शुमार सामने आए हैं। टैक्स वसूली में फ़र्क का तखमीना 58 खरब रुपए बताया गया है, जो कि GDP का 6.9% बनता है। स्मगलिंग, टैक्स चोरी और दीगर जराए से पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स का फ़र्क सालाना बुनियादों पर 996 अरब रुपए के लगभग रहने का तखमीना है। रिटेल सेक्टर के टैक्स फ़र्क का तखमीना 888 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का 562 अरब रुपए, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स 498 अरब रुपए, स्मगल शुदा अशिया 355 अरब रुपए, बरामदात 342 अरब रुपए और रियल स्टेट का फ़र्क 148 अरब रुपए सालाना बुनियादों पर लगाया गया है। दीगर शोबों में FBR ने सालाना बुनियादों पर आमदन के फ़र्क का तखमीना 16 खरब रुपए लगाया है। सेल्स टैक्स में रेवेन्यू का फ़र्क सालाना बुनियादों पर 29 खरब रुपए तक जा सकता है। अंडर इनवॉइसिंग और स्मगलिंग समेत सालाना बुनियादों पर कस्टम्स में फ़र्क का तखमीना करीबन 600 अरब रुपए है। मुल्क की कुल आमदनी और अखराजात के दरमियान GDP का 7.6% का फ़र्क है। जमा किए जाने वाले टैक्स और असल टैक्स के दरमियान फ़र्क के खला को पूरा किया जाए तो सालाना बुनियादों पर GDP के 5.8% तक कौमी ख़जाने को पुर किया जा सकता है। माशी खसारे के हवाले से पेश किए गए ये तमाम हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मुकम्मल तौर पर गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ है। स्मगलिंग और टैक्स चोरी उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं हो सकती जब तक मुताल्लिक़ा इदारों के ओहदेदार रिश्वत के एवज़ ऐसे गैर कानूनी कामों में अपनी मदद फराहम ना करें। एक तरफ हुकूमत IMF से कर्जों के लिए एड़ियां रगड़ रही है, अवाम पर महंगाई बम गिराए जा रहे हैं। गैस की कीमत बढ़ने की सूरत में बिलों में औसतन 155% तक मजीद इजाफा हो सकता है। एक साल में गैस कीमत में 600% तक इजाफा पहले ही किया जा चुका है। इसी तरह मुल्क के 35 लाख ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम के खदोखाल तैयार करने की भी इत्तलात है। ताजिर तबके से टैक्स माहाना बुनियाद पर बिजली बिल के जरिए वसूल करने का प्लान है। टैक्स वसूली असल शॉप ओनर के बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से होगी। ताजिरों की सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यह है कि हुकूमत माशी खसारों पर काबू पाने के लिए जामे और काबिल अमल पॉलिसीज क्यों नहीं दे पा रही, मगर साथ ही साथ माशी इस्लाहात के नाम पर नए नए टैक्स और प्रोग्राम्स लाकर क्या सूरत हाल को मजीद खराबी की तरफ लेकर नहीं जा रही। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, शहजाद चौधरी और अफसार आलम। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सबके लिए। टैक्स वसूली में फ़र्क 58 खरब रुपए, GDP का 6.9%, स्मगलिंग, टैक्स चोरी, पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स का फ़र्क 996 अरब रुपए, गवर्नेंस जिम्मेदार, किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। जैगम साहब, ये जो खसारे का कारोबार चलाते चलाते अब खसारा भी हमारे काबू से बाहर हो गया है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? अवाम किससे इंसाफ मांगे? जिम्मेदार तो ये एलीट है जो अपने मफादात की खातिर ये सूरत हाल पैदा कर रही है, जो ख़ुद को बदलने को तैयार नहीं, जो गवर्नेंस को बदलने को तैयार नहीं, जो मईशत को बदलने को तैयार नहीं। देखिए, आपने जो इधर अभी बताया है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में जो टैक्स जमा होना चाहिए वो GDP का 16%, 17% होना चाहिए, और जो जमा हो रहा है वो सिर्फ 9% हो रहा है। और मामला ये है कि ये भी कम हो रहा है। 11% होता था GDP का, अब उससे कम हो के 9% हो गया है। यानी बजाय इसके कि हर साल हमारा टैक्स बढ़ता, हमारा टैक्स जो है वो कम हो रहा है। और हमारी इशराफिया कौन है, हुक्मरान हमारे कौन है, जो टीटियाँ लगवा कर टैक्स बचाते हैं अपना, जो बेनामी अकाउंट खोल कर अपना टैक्स बचाते हैं। इनसे हम तवक्को कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ये टैक्स लगाएंगे और टैक्स इकट्ठा करेंगे। रियल एस्टेट को आप देखिए कि पूरा एक शहर, हिंदुस्तान का एक शहर पूना, वो रियल एस्टेट पर जो टैक्स जमा करता है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है। हाथ नहीं लगाना पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रोनी सेक्टर को, जहाँ पूरे पाकिस्तान ने जहाँ अपना सारा सरमाया दफन किया हुआ है, वहाँ से टैक्स नहीं लेना। वेल्थ टैक्स पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया गया। 1963 में वेल्थ टैक्स का कानून बना था। वेल्थ टैक्स लागू होता था ½ से 2.5% तक दौलत पर। फिर 2003 में अब पैसे आने लगे थे अमेरिका ने से, हमने कहा अब टैक्स क्यों जमा करें, अब तो अमीर बनना हमारा हक है। वेल्थ टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। होल सेलर्स, रिटेलर्स के पास, दुकानदारों के पास पाकिस्तान की 20% इकानमी है। 5वां हिस्सा हमारी दौलत का इन रिटेलर्स के पास है, जिनका आपने जिक्र किया।
सिर्फ 1% टैक्स देते हैं। फिर 5वां हिस्सा एग्रीकल्चर का है जो किसानों के नाम पे नहीं लेते। इस एग्रीकल्चर सेक्टर में आड़ती भी शामिल है, ज़रई सनत भी शामिल है, सबको छुट्टी है। जो बोरी शलजम की 200 रुपए में निकलती है वो आपको 2000 रुपए में दुकान पे मिलती है। जो दरमियान में पैसा कमाता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। फिर टैक्स हमारा जमा कहाँ होता है? हम जमा करते हैं कस्टम्स पे। जब दरामदात कम हो तो टैक्स कम हो जाता है। सबसे बड़ा हमारा जो इनकम का ज़रिया टैक्सों का है वो है कस्टम ड्यूटीज़। फिर कहाँ से लेते हैं? तनख्वाहदार से जो कहीं जाने जोगा नहीं है। उसके बाद क्या है? एडवांस जो खुद ब खुद कट जाता है जिससे कोई बच नहीं सकता। ये है हमारे टैक्स के बुनियादी ज़राए, यहाँ से हम टैक्स जमा करते हैं। ज़ैगब साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आपने बुनियादी ज़राए तो क्या आपने आगाज़ में एक जुमला बोला कि सिर्फ एलीट और एलीट के बदलने से, सवाल यह है कि सिर्फ एलीट के ऊपर जिम्मेदारी डाल देने से और उनके बदलने की तवक्को रखने से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी? जो काम ऊपर से शुरू होकर अब ट्रिकल डाउन होता ग्राउंड तक पहुंच गया है कि जिसकी जितनी औकात और इस्तात है वो उतनी डंडी मारने को बैठा है और उतना ही टैक्स चोरी कर लेता है, तो ये ट्रिकल डाउन अगर वो बदलेंगे तो नीचे तक क्या सब के सब बदल जाएंगे? क्योंकि वजीर आजम को ये इसमें बताया गया ब्रीफिंग में 80% बैंक अकाउंट्स FBR में डिक्लेयर नहीं होते, 2.5% आबादी टैक्स रिटर्न फाइल करती है जिसमें से 55% जीरो फाइल करती है। तो मतलब अगर ऊपर 4 ठीक होंगे तो नीचे सब ठीक हो जाएंगे खुद ब खुद, हम ये उम्मीद रख सकते हैं? दुनिया में कोई भी खुद ब खुद खुशी से टैक्स नहीं देता। आपको टैक्स का निज़ाम बनाना पड़ता है, आपको टैक्स के इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ते हैं, आपको टैक्स लेना पड़ता है और जो नहीं देता उसको सज़ा देनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। जो टैक्स चोरी करे वो मगरबी मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में कहीं का नहीं रहता, वो इलेक्शन लड़ने जोगा नहीं होता, उसको जेल जाना पड़ता है। यहाँ पे बाकायदा एक हमारे पास एक इमरानी मुआहदा है, एक सोशल कंट्रैक्ट है। आप मुझे बताइए, दुकानदारों और सियासी जमात ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ में इमरानी मुआहदा नहीं है तो क्या है कि जब भी कोशिश की जाती है ये पार्टी खुद रोक देती है उसको। पिछली दफ़ा भी जब कोशिश की, मिफ्ता इस्माइल ने कोशिश की तो कैसे वो ख़त्म हुई? मामूली सा टैक्स, 1% शायद वो 1.5% 1% ही लगाने लगा था, एक ट्वीट की मार था वो। अब जब इस तरह के इमरानी मुआहदे हों कि जो हमारी अशराफिया है वो टैक्स लेना ही ना चाहे, वो टैक्स लेते किससे हैं? मुझे एक और चीज़ ऐड करने दें, वो बदबख्त सेक्टर जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर आप प्रोडक्टिव कोई काम करें, पाकिस्तान में बनाने की कोशिश करें, हर इदारा आपके पास पहुंचता है बाशमूल टैक्स लेने वालों के। 300 कंपनियां पाकिस्तान की 70% टैक्स देती हैं। यानी अगर काम करोगे तो फंसोगे। स्मगलिंग करो, दुकानदारी करो, आढ़त करो, रियल एस्टेट करो, ठीक, मजे में रहो, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं। देना है तो टैक्स जमा करने वालों को हिस्सा देना है। उसके अलावा बड़े बड़े सियासतदानों की आपने ATM बन जाना है। ये तरीका है पाकिस्तान में चलने का। लेकिन ये तरीका है मुल्क के ना चलने का। ठीक, क्या हम भी चाहते हैं कि मिस्र की तरह कोई अपना शहर बेचें UAE को, जो उसने किया है कि सब पैसे लेकर खा दिए, बंद हो गए, फिर मुल्क की जो कीमती चीजें थी वो बेच ली, वो भी खा ली, अब वो पूरे का पूरा एक शहर बेच रहा है। ठीक है, क्या हम वहां जाना चाहते हैं? अब भी नहीं बदलेंगे तो कहां जाएंगे? हसन निसार साहब, अब भी बदलेंगे तो फिर कहां जाएंगे? हमारा आगा दौड़ पीछा चौड़ वाला हिसाब है। हम नए टैक्स इस्लाहात, नए प्रोग्राम्स और खुद जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें इतने बड़े बड़े लूप होल्स हैं कि अरबों के खसारे पड़े हैं। जब हम ये सब जानते हैं तो ठीक क्यों नहीं करते? यार मुझे तो कई साल हो गए चीखते हुए कि इसका मुस्तकबिल ही कोई नहीं है इस इकॉनमी का, जब तक इसमें बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं आती। टेक्निकलिटीज़ में मैं इसलिए नहीं जाता कि वो इट बिकम्स बोरिंग और आम लोगों के सरों से गुजर जाती है। तो मैं चूँकि आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं ये मनहूस बात इतने एतबार, इतने एतमाद से करता हूँ कि इकॉनमी ऑफ दिस कंट्री हैज़ नो फ्यूचर एट ऑल। बात सुने, हम सब जानते होंगे एक नाम से, कर्नल शफीकुर रहमान, अजीम तरीन मदानिगारों में से एक, हू रिटायर्ड एज ए जनरल। उनका एक कैरेक्टर है रूफी। जज साहब का बेटा है, छोटा बच्चा, वो पंक्चर्स की दुकान पे जाता है और कहता है, अंकल मेरे साइकिल पे ये ट्यूब में पंक्चर लगा दो। वो ट्यूब बाहर निकालता है और उससे कहता है कि रूफी मियाँ, इस पे पंक्चर की गुंजाइश नहीं, कहो तो पूरी ट्यूब चढ़ा दूं। चोरों डकैतों के हाथ
जो मुल्क को टिटियां, सिर्फ एक लफ्ज बोलना चाहिए था जैगम साहब को, बाकी तो कोई इकोनॉमिस्ट अगर बताए तो लोगों को तो पल्ले ही नहीं पड़ना। ये टीटी इकोनॉमी है। अशराफिया छोड़ें, यहां आम आदमी मान नहीं, यू हैव नो आइडिया एट ऑल। दूसरी खूबसूरत मिसाल थी वो जो शलजुमों की या पता नहीं क्या, वो कल्ली अशराफिया नहीं, तौबा है। यू हैव नो क्लू। मैं इतने एतबार एतमाद से इतने सालों से एक मनहूस बात तसलसल के साथ कर रहा हूं कि इस मुल्क की इकोनॉमी का कोई मुस्तकबिल नहीं, खत्म, इट इज डेड। इसे दफनाने का बंदोबस्त करो, या वही बात, बुनियादी जौहरी तब्दीलियां। हसन निसार साहब, जिम्मेदार कौन है इस इकोनॉमी के यहां तक आने में? जिम्मेदार जिसको अशराफिया कहते हैं, मैं बदमाशिया कहता हूं, इतना ही फर्क है। बदमाशिया वो है जिसका माश बद हो, और जिसका माश बद है वही इस मुल्क की मईशत को यहां लेके आए। अदरवाइज इससे ज्यादा वायबल मुल्क कोई नहीं। सब दरिंदे भेड़िए। नहीं पता यार, हम 4 बंदे बैठे हैं यहां, हमें से किसको नहीं, हमारे व्यूअर्स को भी पता कि डकैत कौन है, चोर कौन है, बदमाश कौन है, ठग कौन है, सबको सब कुछ पता है। जो इतों फारग हुंदा है वो जाके कनाडा, अमेरिका, इधर उधर कितने फिट हो जाता है। वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में कहते हैं उसने शहरियत छोड़ दी। मैंने कहा इसकी औकात क्या है? शहरियत तो टके टोकरी मिलती है। दुबई से लेके माल्टा शॉल्टा ये वो सारे, ये क्या कमाल है भाई। ये इनकी बात की जायदादों का हिसाब लगाओ। ठीक, पाकिस्तान का कर्जा 1 महीने से पहले उतर जाए। ये सारे डॉलरों में खरबपति हैं। दुरुस्त। या तो हम जानते ना हो, तो फिर इलाज किसने करना है? पता नहीं किसने करना है। शहजाद साहब, ये अभी फेडरल पॉलिसी बोर्ड, टैक्स पॉलिसी ऑफिस की अलहदगी, कस्टम्स, इनलैंड रेवेन्यू, मतलब बेतहाशा चीज़ें जो आने वाले दिनों में करने की इरादे किए जा रहे हैं। अगर नीयत ठीक हो और चीज़ें दुरुस्त करनी हो तो जितने लूप होल्स उठा के और जितने खरबों की बात कर दी गई है, 58 खरब रुपए कहने वाली बात है, तो GDP का 6.9% के बराबर खसारा है। हम पहले इसको क्यों ना ख़त्म कर लें? क्या कहीं जिम्मेदारी डाल सकते हैं? क्यों नहीं हमारी इकोनॉमी ठीक हो सकती है? अच्छा आयशा, मुझे ये नहीं पता कि हमारे सुनने वालों में से और देखने वालों में से कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि 1 अरब के आगे कितने सिफरे लगते हैं। मिसाल के तौर पे 1 अरब का हिस्सा है ना, 1 अरब, इसके आगे सिफरे कितने होते हैं? जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जरा थोड़ा सा अगर उनको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जरा पता करने की कोशिश करें। जो खरब होता है उसके आगे कितने सिफरे होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। अरब के आगे 9 सिफरे हैं। कोई भी हिंसा लिखे आगे 9 सिफरे लिखे, 9 दफा सिफर, और खरब के आगे 12 दफा सिफर लिखे। ये है अरब और खरब। अब तो आम आदमी और मेरे और आप जैसा तो इन चक्करों के अंदर जहां 58 खरब और फलाने 969 अरब और खरब, इनका तो कोई शुमार हम आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। तो जब यहां पे ये काम नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका मुल्क इतना ज्यादा खाता है, खा रहा है। आपका मुल्क चलने में, चलाने में आप नहीं, आपका मुल्क, आपका जो निजाम है वो ये इतना पैसा खा रहा है। और ये आप कमाते नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं से या पैसा प्रिंट करते हैं या डॉलर बाहर लेते हैं और फिर उनकी वजह से रुपए प्रिंट करते हैं या रुपए बनाते हैं उनसे। इस तरीके से आप खाए जा रहे हैं इस मुल्क को। और ये जो खरब बता रही हैं आयशा, इनको जब जमा किया जाए तो ये पता नहीं कितने सारे और 100 के खरब बन जाते हैं। इतने ज्यादा आप ओवर खा रहे हो। अब ये आपकी तनख्वाह अगर मिसाल के तौर पे 30,000 है महीने की, ये 50,000 है, और आप हर महीने खर्चा 1.5 लाख का या 2 लाख का करते हो, तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा? एक दिन लोग आएंगे, आपको धक्के देके बाहर निकालेंगे, आपके घर की चीजें ले लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया वो मसला जो कि आयशा ने बयान किया है हम सबको। हम डूबे हुए हैं, हम पहले से डूबे हुए हैं। ये मतलब नहीं है कि हम डूबने वाले हैं, हम डूब चुके हैं। होता ये है कि किसी को बुलाते हैं कि ये डूब रहे हैं, इनका उंगली पकड़ के थोड़ा सा मुंह उत्ते कर दो ताकि साह आ जाए। दैट इज अबाउट इट। हमें साह लेते हैं, फिर हम डूब जाते हैं, फिर अगली देर बाद फिर कोई उंगली पकड़ के उठा लेता है हमारे पास। और अगर कोई जाल मंगवाते हैं बाहर से कि इनको बचाना है, पूरी कौम इस वक्त समंदर में डूबी हुई है, तो जाल बजाय हमें बचाने के आ जाता है जाल डॉलरों की शक्ल में, उससे अपनी मछलियां पकड़ना शुरू कर देते हैं। ये है मसला आपके मुल्क का और आपकी
गवर्नेंस का और आपकी लीडरशिप का, आपकी सियासत का, आपकी अशराफिया का, आपके मसाइल का। अच्छा, 2-3 चीजें इसमें बड़ी बड़ी मोटी हैं। बिजली, इतना पैसा देते हो, कितना और देगा ये आम आदमी जो बिजली इस्तेमाल करता है? क्योंकि आप इतनी महंगी बिजली बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपने मुआहदे इतने महंगे किए कि अब आपके पास हिम्मत नहीं है वापस जाके उनको कहने की कि हमने तो जितना हिस्सा अपना लेना था ले लिया, अब हमने इस कौम को पिछले 15 साल से डाला हुआ है बिजली के बिलों के अंदर। यही गैस का हाल है, क्योंकि हमने इस किस्म के बिजली बनाने वाले कारखाने बनाए जिनमें गैस है, और हमने कहा हम गैस देंगे, एज अ मुल्क देंगे। तो ये हमने कसम खा के उनको वादा कर लिया और लिख के दे दिया। अब वो गैस की कीमतें कहां से कहां चढ़ रही हैं। लोगों के पास पाकिस्तान में गैस वैसे कम हो रही है, हर जगह जब गैस दी है तो ये मसाइल आ जाएंगे। दूसरा, महसूलात और अखराजात, टैक्स का काम कहा ना आपने, कभी टैक्स को यहाँ पे कोई देने के लिए तैयार नहीं है, टैक्स देता ही कोई नहीं है। एक जिसा जैगम साहब बता रहे थे, ट्वीट आती है, बंद हो जाता है। अखराजात कम करो, 2,72,00,000 के टायर की कोई गुंजाइश नहीं है, ये 20-20 गाड़ियों के काफलों की कोई गुंजाइश नहीं है। और जब तक आप नहीं अपने तरीके बदलोगे उस वक्त तक ये जो हमारे अखराजात हैं वो कम नहीं हो सकते। मुझे ये बताइए, एक मुल्क इतना डूब चुका हो, इतना डूब चुका हो जितना हम डूबे हुए हैं, तो फिर लोग गवर्नमेंट लेने के लिए क्यों तैयार होते हैं, गवर्नमेंट में आने के लिए क्यों तैयार होते हैं? ये भी एक बड़ा अजीब सा सवाल है। बिल्कुल दुरुस्त। उसके बावजूद इसका मतलब है कोई ना कोई मलाई ऊपर है, थोड़ी सी रह गई है कि इसको भी चाट के खा जाए, सब के सब भाग जाएंगे। हम ऑलरेडी डूब चुके हैं, पता नहीं और कितना डूबेंगे। सही हो गया। अब सर साहब 5,800 अरब, सही बात हो रही थी अरब खरब गिनते तो खुद समझ नहीं आ रही कि इतने अरब खरब किधर है, लेकिन अगर फिगर्स देखे जाएं तो 40% तो आबादी ही पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अब ये जो इतना बड़ा फर्क है, अब हम खुद कह रहे हैं, ये रिपोर्ट बता रही है गवर्नेंस जिम्मेदार है, जिस तरह कलेक्ट होना है, किस तरीके से कलेक्ट होना है, किसने देना है, किसने नहीं देना। किसी को सवाल किया जा सकता है कि किसे पूछा जाए कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, नहीं है, या बस ये वही बात है जो ऊपर डिस्कशन हो रही कि हल नहीं है कोई, डूबते हैं ऊपर आते हैं, फिर डूबते हैं फिर ऊपर आते हैं, ये इसी तरह मामला चल रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल किसी से सवाल पूछा जा सकता है जो जिम्मेदार है। ऐसे चलता रहना और चलेगा, पहले भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते चीज़ों को ठीक। अभी भी ये जो टैक्स लगाए जाएंगे, अगर फ़र्ज़ करें जो भी लगाए जाने हैं, ये कोई मुनासिब वक्त तो नहीं है टैक्स लगाने का। इस वक्त इकॉनमी की जो हालात हैं, लोगों की जो आप 40% कह रही हैं गुरबत से नीचे हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स कोई सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि ये लोग नहीं सोचते, या सोचते भी हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं करते। दूसरे मुल्कों में जाके एंजॉय करते हैं, जो बाहर की अभी आपने जिक्र किया, उनकी शहरियत भी उन्होंने छोड़ी है, तो वहाँ टैक्स रेट तो बहुत कम है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड है। यहाँ पे ये नहीं करेंगे, यहाँ पे जो लगे हुए टैक्स उसको बढ़ा दिया जाएगा, जो पहले दे रहे हैं वो और देना शुरू हो जाएंगे। आप देखें कि ये जो रियल इस्टेट का बिज़नेस है, मैं ख़ुद इसका शिकार रहा हूँ कि वो प्लॉट बेचने जाएं आप, वो कहते हैं जी इतने की रजिस्ट्री होगी, करवानी है करवाएं, ये बाकी आपको कैश में बेचना है तो मुझे कैश लेना पड़ा। वाइट मनी से प्लॉट ख़रीदा, पड़ा हुआ बेचा है, तो घर बैठे मेरे पास ब्लैक मनी आ गई, उन्होंने कहा जी कैश इतना ही देंगे, ये डीसी रेट है मैक्सिमम, ये डीसी रेट पे आपको हम वो करवाएंगे रजिस्ट्री, और आपको बैंक में इतने पैसे मिलेंगे, इतने आपको कैश है, ये 7 ट्रक लेके आइएगा कैश उठाने के लिए। तो अब बताएं वो कैश का क्या? कतर कलामी की माजरत, हमारे हुक्मरान मजबूर हैं कि निज़ाम ठीक नहीं कर सकते, या फिर ये निज़ाम जिसने, यानी कि जो इदारे हैं, वो टैक्स का इदारा है, दूसरे इदारे हैं, आप रजिस्ट्री कराने के वो इदारा है, वो इदारे इतने बड़े और मजबूत हो गए हैं कि ये हुक्मरान उसके आगे बेबस हैं, ये अब किसी को चलने नहीं देंगे। कहीं तो जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी, किसी को तो फिक्स करना पड़ेगा अगर चलानी है चीज़ें, या सिर्फ तकरीरें। हुक्मरान कौन है? हुक्मरान को फिर मैं हुक्मरान का डिसाइड करना पड़ेगा। जो चला रहे होते हैं ना सर, हाइब्रिड निजाम में हुक्मरान कौन होता है? कि हम तब देखें ना, अभी ऐलान किया है वज़ीर आज़म ने। जी मैं पूछ रहा हूँ, हाइब्रिड निजाम में हुक्मरान कौन कौन होता है ये बताएं। सर मेरे लिए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तानी हुक्मरान। चलें आप माशाल्लाह आपसे आनी है ना बहुत, वो तो पहले भी हम डिसाइड कर चुके हैं सर, हम तो वोट वज़ीर आज़म को करते हैं, हुक्मरान जिम्मेदार है, हमें भी यही कह रही हूं, हम हुक्मरान जिम्मेदार हैं। ठीक, और वज़ीर आज़म हुक्मरान नहीं है अकेला। नहीं तो जिम्मेदार मजबूरी की वजह से है, जिम्मेदार अपनी कैपेसिटी की वजह से है, या कुछ और मलाई खाने के लिए है? नहीं, मलाई खा रहे, बात है जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार पिछले 7 साल से और अगले जितने साल चलेगा वो हाइब्रिड निज़ाम है। अच्छा। बस, और उसमें जिम्मेदार जो हैं आप
कर लें। जो मैंने आपको बता दिया है, प्रॉपर्टी का मैंने आपको बता दिया है, सोने का बिजनेस सारे का सारा पाकिस्तान में कैश पे चलता है। चलें अब साहब 7 साल पीछे चले जाएं तो क्या 7 साल पीछे ये निज़ाम ठीक चल रहा था? लोग टैक्स दे रहे थे, उनसे टैक्स कलेक्ट होता था, ये रजिस्ट्रियां सही से हो जाती थी, ये रिश्वत सिफारिश का कल्चर नहीं था 7-8 साल पीछे। तो 7 साल पहले कौन सा हॉलैंड था यहाँ पे? वहाँ तब भी तो हाइब्रिड निज़ाम ही चल रहा था ना। इस मुल्क में कौन सा एक निज़ाम तो चला ही नहीं कभी यहाँ पे, और ना कोई इस मुल्क में कोई स्टेट का तो सोचता नहीं है। 1 पेज होता है, 2 पावर सेंटर है फॉर एग्जांपल, उनका 1 पेज पे वो एहसान करते हैं इस कॉम पे कि हम 1 पेज पे आ गए। 1 पेज क्या होता है? कौन सा 1 पेज? स्टेट पेज होना चाहिए, रियासत का पेज होना, कौम का पेज होना चाहिए। बात मैंने आपको, फिर मुझे बात नहीं आप करने दे रही। मैं कह रहा हूँ कि एक रियल स्टेट है, एक सोने का बिजनेस है, इन पे टैक्स नहीं है, स्मगलिंग है, कोई टैक्स नहीं है। आप लाहौर कराची का तो चलो मैं जिक्र नहीं करता, आप इस्लामाबाद आ जाए, सारी हुकूमत यहाँ बैठी हुई है, किसी भी मार्केट में चले जाएं, किसी अच्छी दुकान पे चले जाएं, सारा स्मगलिंग का सामान, फूड आइटम से लेके पहनने ओढ़ने के कपड़ों तक हर चीज़ आपको स्मगल शुदा इस्लामाबाद में मुयसर है। बताएं आप, ये आपकी हुक्मरानी है, ये आपका कानून है। उसके बाद आ जाए मीडिया, हम तो बड़े चैम्पियन हैं ना, हम तो हक और सच की लड़ाई लड़ते हैं। सिवाय समा टीवी के अक्सरियत में सबका, चले इसलिए नहीं कहता कि हो सकता है कि एक आध कोई और, सब 2 जगह सैलरी आती है लोगों की, जिनकी सैलरियाँ ज़्यादा हैं, जिनकी मिलियंस में सैलरियाँ हैं, मीडिया के लोगों की 2 जगह आती है सैलरी। एक पे टैक्स है, एक पे टैक्स नहीं है, कैश आता है। बताएं, अभी सब ने सीना को भी कर रही है ना, सियासतदान लूट के खा गए, अंदर टेबल के नीचे से हम खुद वो पैसे पकड़ते हैं, लेकिन गाली सियासतदानों को। इदारे बने हुए ना, सवाल ये है कि टैक्स किसी सियासतदान ने कलेक्ट नहीं करना, इदारे बने हैं, उनका काम है वो अपना काम करें, रजिस्टर करें लोगों को, चेक करें। इदारे नहीं ना देखें, मैं स्मगलिंग की बात करूंगा। अभी ये मैं पढ़ रहा था खबर कल परसों, वहाँ झगड़ा हो गया तोरखम बॉर्डर पे FC में और कस्टम्स वालों में, कि जो रिश्वत का माल आ रहा है वो मुनसिफाना तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। ईद सर पे आई हुई है, ये लड़ाई हुई है, ये वीडियो चली है पूरे सोशल मीडिया पे। मैं खड़ा होता हूँ वहाँ पे बॉर्डर पे, मुझे बताएं ना, आ गया ना, ट्रिकल डाउन, जो बीमारी ट्रिकल डाउन कर गई है माशरे में, उससे हैंडल कैसे करना है। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी अभी, कि मामले से वो हैंडल कैसे करना है, क्रॉस द बोर्ड अब बैठ के सोचना पड़ेगा, और फिर एक सख्त इक़दाम की ज़रूरत है ताकि दुरुस्त सिमत को अपनाया जा सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे उस अहम मामले की जहां लोग अपनी तफरीह के लिए लोगों की जान लेने का बायस बन जाते हैं। इस पर गुफ्तगू ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 2 रोज़ कबल फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से जाँ बहक होने वाले नौजवान की मौत पर आज भी फजा सोगवार है। 19 साला नौजवान आसिफ मुश्ताक की ईद के बाद शादी तय थी। हादसे के वक्त आसिफ इफ्तारी के लिए सामान खरीद कर घर जा रहा था कि कातिल डोर उसके गले में पैवस्त हो गई। आसिफ को डोर फिरने की CCTV फुटेज देखकर अवाम ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नौजवान की हलाकत का नोटिस लिया। मरियम नवाज ने पतंगबाजी न रुकने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि डोर फिरने से तड़पते बच्चे की वीडियो देखकर उनका दिल कांप उठा। जराइम ना रुकना अफसोसनाक है। पतंगबाजी के सद्देबाब के लिए कानून मौजूद है, लेकिन फिर भी लोग जान से जा रहे हैं। कानून पर अमल दरामद के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज नौजवान के घर जाके ताज़ियत की और कातिलों की गिरफ्तारी का भी यकीन दिलाया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डोर फिरने के हालिया वाक़यात ने वक्ती तौर पर हुकूमत और इंतज़ामिया की दौड़ें तो लगवा दी हैं, मगर हकीकत यह है कि बसंत पर लगी पाबंदी को करीबन 19 साल होने को आए हैं, मगर आज भी पतंग की डोर फिरने के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। आज भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी की गई। समंदरी और मियांवाली में डोर फिरने से नौजवान और 2 साला बच्चा जख्मी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में पाबंदी लगाई, पंजाब हुकूमत ने 2007 में नोटिफिकेशन के तहत पाबंदी लगाई और फिर 2009 में बाकायदा कानून भी बना दिया गया। हुकूमती पाबंदियों और पुलिस के सख्त क्रैकडाउन के बावजूद मुल्क भर खास तौर पर पंजाब में मौसम बहार की आमद के साथ ही पतंगबाजी शुरू हो जाती है, जिसमें केमिकल और धाती डोर का इस्तेमाल किया जाता है। इस जानलेवा खूनी खेल को रोकना जहां हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वहीं वालिदैन और माशरे के दीगर अफराद को भी स्टैंड लेना होगा कि वो न सिर्फ अपने बच्चों को रोकें बल्कि आस पड़ोस में भी जो बच्चे या नौजवान पतंगबाजी खास तौर पर उस डोर से करें जो नुकसानदेह है, उसे रोकें, समझाएं और अगर कोई नहीं समझ रहा तो रिपोर्ट करें ताकि ऐसे जानलेवा वाकयात से बचा जा सके। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से,
कातिल डोर फैसलाबाद में नौजवान जाँ बहक, दीगर शहरों में भी वाकयात। वजीर आला का नोटिस अवाम ने हवा में उड़ा दिया। पाबंदी के बावजूद हुकूमत पतंगबाजी रोकने में नाकाम, जिम्मेदार कौन, हुकूमत या अवाम? हसन निसार साहब, ये वाकया फैसलाबाद का है, आपका भी ताल्लुक कहीं ना कहीं, वैसे आपने अपने बचपन में कभी पतंग उड़ाई? और ये भी फरमाइएगा कि हुकूमत कानून बना सकती है, पाबंदियां लगा सकती है, खुद लोगों को कितना समझना जरूरी है कि जो चीज़ नुकसान का बायस है उसका इस्तेमाल ना करे। लंबी बातें हम कर देते हैं मीडिया पे। अभी जो आपने काम की बात आपने एक ही की है बीच में सारी। वजीर आला ने नोटिस लिया, नोटिस लिया, सारे वजीर आला लेते हैं यहाँ पे। पहली बार किसी ने नोटिस, नहीं सब ने लिया होगा अपनी अपनी बारी। तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। सुने ना, और सुनो यार, आगे बरहमी का इजहार, उन्हीं आंखों से निपटेंगे, खून के आंसू, आप रबिश। देखो बात सुनो, मुल्क के मकबूल तरीन मुल्क की तारीख के मुल्क के मकबूल तरीन वजीर आजम के लिए अगर रस्सा है, अवाम के लिए डोरी बनती है, सोने की जंजीर से मारें। एक बात, दूसरा, कातिल निजाम को रोएं या कातिल डोर को देखें। मेरा एक शेर सुने जी। सारे दोस्त मुझे 5-5 सेकंड दे दें, चूंकि मैं सबसे कम बोलने वाला आदमी हूं, ऑडिट करा लो मेरे खर्च पे। अच्छा, मेरा एक शेर सुने जो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बहुत पसंद था जी। 36 साल पहले इंटरकॉन्टिनेंटल में अपोजिशन पार्लियामानी ग्रुप से खिताब करते हुए जिस तकरीर में बीबी ने मुझे कोट किया, वो उनकी अहम तरीन तकरीरों पे मुश्तमिल किताब में शामिल है, जिसे महमूद शाम जैसे जय्यद साफ़ी ने कंपाइल किया। अच्छा, अब सुनो शेर। शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। डोर से मर गए, भूख से मर गए, ये क्या है? ये डोर तक इस मुल्क की डेमोक्रेसी, फेक शैम्प डेमोक्रेसी से लेके डोर तक अवाम के अनगिनत कातिल हैं। और 150-200 मर जान फिर की करिए? हम भूख से मर गया, को खुदकुशी से मर गया, हुए पर लग रहा है हमें सीधा अभी भी नजर आना नहीं शुरू हो रहा। और नहीं, कोई नहीं, बेशुमार लोग नापाक पानी से मरते हैं जिसमें आर्सेनिक होता है, दुरुस्त, नाजायज। और 24 करोड़ 2 नंबर दूध, यूएनडीपी की रिपोर्ट है। भी रोने बैठ गया एक आदमी को, फैशन बनाया हुआ है। ठीक है, मरने दो, खैर है। हुक्मरान भी यही कहते होंगे 25 करोड़ का बोझ कौन उठाएगा। अब सार साहब, पतंगबाजी पे पाबंदी है, पंजाब हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन भी किया है, गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, हुकूमत ने अपना काम करना है, इसके ऊपर कवानीन मौजूद हैं। हम क्यों नहीं समझ पा रहे बतौर माशरा, या वो वालिदैन जिनके बच्चे या खुद बड़े भी उड़ा रहे होते हैं बसंत पे और इस तरह की डोर इस्तेमाल हो रही होती है, वो क्यों नहीं समझने को तैयार इस बात को कि अपनी तफरीह के लिए किसी की जान ले लें? हम क्यों नहीं समझ पा रहे? पहली बात तो ये कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और वो नौजवान जो है इतना खूबसूरत अभी ज़िंदगी उसने शुरू की थी और वो चला गया, तो उसके माँ बाप के साथ ज़ाहिर है बहुत अफसरदा हैं, वो गम में हैं। तो दिल दुखता है ये सारे इस तरह के वाक़यात देख के। इस मुल्क में हादसे हैं, ये दूध से मरने वाले हादसा तो नहीं होता, वो तो हमारा निज़ाम की ख़राबी है, वो बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। इशू ये है कि हमारा जो कल्चर है वो ही नहीं रहा, कुछ ख़राब हो गया कल्चर। हम खुद गर्ज लोग हैं, अपना अपना सोचते हैं, अपना अपना खाते हैं, अपना अपना आगे चले जाते हैं, यहाँ किसी को किसी की कोई परवाह नहीं रही। ये जो हमारा एक तो कल्चर आवाम का है ना, एक हमारी गवर्नेंस का भी कल्चर बन गया। कोई बात हो जाए, डबल सवारी पे पाबंदी लगा दो और ऑपरेशन कर दो, गिरफ्तारियाँ कर लो। हमारा जो माइंड सेट है ना वो मिलिटेंट है, हम हर मसले का हल ऑपरेशन में निकालते हैं। इंटरनेट बंद कर दो, इसीलिए तो हमारे यहाँ केपी बंद कर दो, इसीलिए तो बंद कर दो, यस, ट्विटर बंद कर दो। इसीलिए तो केपी में हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आप जाके देखें वो अपेंडिक्स कितने, पूरी आधी आबादी के उन्होंने अपेंडिक्स निकाल दिए, बिल्कुल ऐसा, सिर्फ हेल्थ कार्ड का पैसा कमाने के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल ने सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों की पैदाइश सिजेरियन ऑपरेशन से पाकिस्तान में होती है। हम कोई अलग मखलूक हैं, क्यों? पैसा बनाते हैं डॉक्टर्स। हमारा जो कल्चर है ना,
ऑपरेशन कर दो, बस यही हमारी साइकी है। किसी भी बीमारी का, किसी भी मसले का इलाज है, ऑपरेशन कर दो। वो डाकुओं के ख़िलाफ़, कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर दो, पक्के के डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर दो। हम ना निज़ाम बदलते हैं ना कल्चर बदलते हैं। इतने लोग बच्चे जो हैं, मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है कोई बच्चा, ये कोई 10-12 साल का बच्चा ये डोर लेके लूट के अपनी तरफ से जा रहा हो और वो उसके गले में फिर गई। उस 10-12 साल के बच्चे को शायद पता भी नहीं होगा मैं क्या कराया हूँ। हो सकता है बड़ी उम्र का 18-20 साल का कोई उड़ा रहा हो बच्चा, उसे शायद एहसास हुआ हो कि मैंने एक ज़िंदगी ले ली। उस 10-12 साल के बच्चे को जो लूट के ले जा रहा होगा उसे नहीं पता होगा हमने क्या सोचा इन बच्चों के जो गली में फिरते हैं। कोई एजुकेशन, क्या कहीं तालीमी इदारे में बच्चों को ज़िंदा रहने के या ज़िंदगी गुजारने के, मुआशरे में जाने के, गली मोहल्ले में जाने के तरीके सिखाए जाते हैं? रट्टा लगाओ, थोड़े से ग्रेड लो और क्लर्क बना के हम निकाले जा रहे हैं। तो इतनी आबादी बढ़ गई है, उसकी ट्रेनिंग का कोई तरीका कार नहीं है, ना उसके मुस्तकबिल का है। तो फिर यही काम होना है, कोठों पे चढ़ते हैं और पतंगे उड़ाते हैं, हम ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं, बात खत्म। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़ैगम साहब से जानेंगे कि हमारे लापरवाह रवैये और मिजाज हमें कहाँ तक चला पाएंगे। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, पंजाब में क़वानीन सख्त और पाबंदी के बाद बड़ी फैक्ट्रीज़ की जानिब से इनको दूसरे सूबों में मुंतकिल किया गया डोर की और पतंग की उसको लेकर, लेकिन जब ये मौसम आता है फिर वापस पंजाब के अंदर कहीं ज़्यादा सामान पहुँच जाता है। दीगर सूबों के ताउन की ज़रूरत है, लोगों के समझने की ज़रूरत है, या कानून को मज़ीद मौसर तौर पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि ये हुक्मरानों को समझने की ज़रूरत है। हुक्मरान नहीं समझ पा रहे। असल में देखिए, अफसार साहब ने बात की थी कि हमारा हर जो अमल होता है ना वो नेगेटिव होता है। रोक दो, बंद कर दो, इसको खत्म कर दो। ऐसा नहीं सोचते कि अच्छा अगर ये है किसी की मजबूरी, एक रिवायत है, कल्चर है, तो इसको महफूज कैसे बनाया जा सकता है। मुझे बताइए, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां के लोग गलियों में, कोठों पे, छतों पे चढ़ के पतंगे उड़ाते हैं? खुले मैदान होते हैं, पतंगे उड़ाई जाती हैं, हर मुल्क में उड़ाई जाती हैं। खुले मैदानों में, सी साइड पे, बीचेस पे, वहां मैदान जगह बनाई जाती हैं जहां पर ये लोग करते हैं। हमारे यहाँ क्यों कोठों पे चढ़ के? कोठा 3-4 चीजें सर्व करता है। मोर्चा भी है, यहाँ पर खेल का मैदान भी है जो कोठा है हमारे घरों का, लोगों का, और उसके बाद यहाँ पर सोने की जगह भी। तो जहां पर आपकी मजबूरियां इस किस्म की हों वहां पर उसको किसी भी तर्ज में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस हुक्मरानों को समझने की जरूरत है, पहली बात, ऐसी फैसिलिटीज क्रिएट करो कि लोग निकलें, पतंगे उड़ाएं। पतंगे खत्म नहीं होंगी उड़ाना, सारी दुनिया के लोग उड़ाते हैं, पाकिस्तानी और इस इलाके के लोग उड़ाएंगे, और आप बंद नहीं कर सकते। उनको जगह दो, ऐसी जगह दो जहां पर कि सेफ हो, और ये इस किस्म का जो भागदौड़ होती है गलियों के अंदर पकड़ने की, डोरें जो कट जाती हैं, गले कट जाते हैं, ये ना हो। दूसरी बात, जहां पे धात इतनी बन रही है, ये जो आप कह रहे हैं उसको धाती डोर जो है, डोर जो बन रही है, धाती डोर, इसकी बजाय वापर और अपराध कर दो नॉर्मल डोर की, ताकि लोगों को 90% सिर्फ उस पर हाथ पड़े जो कि नॉर्मल डोर है, और साथ गुड्डा फ्री दे दो। अगर यही कुछ करना है, यही आपका तरीका रहना है, आपने अपने मामलात को नहीं बदलना, आपने कल्चर में ऐसा ऐसा तब्दीली नहीं लेके आनी, तो फिर उसको डोर ऐसी दे, और इतनी ज्यादा कर दो कि धाती डोर की जगह ही खत्म हो जाए आपके मुल्क के अंदर। इसको बाहर के जगह पे मत लेके जाएं, बल्कि ऐसे डोर के कारखाने लगाएं जो कि डोर सेफ और सिक्योर होती है। और तीसरी बात, रूल ऑफ लॉ, जो कानून का एहतराम है वहां होता है जहां पर ऊपर कानून का एहतराम होता है। अगर ऊपर कानून का एहतराम नहीं है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये उल्टे तरीके से कान को ऐसे पकड़ने वाली बात है। जो सीधी चीज नजर आ रही है पहले उसको हल करो और रास्ते ढूंढो और उनको ऐसी फैसिलिटीज दो जिसकी वजह से उनके लिए आसानियां पैदा हो, रादर देन मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम। लापरवाह रवैये और मिजाज तो ज़ैगम साहब हमारे हैं, लेकिन जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, यहाँ पे गुंजानाबाद इलाके हैं, छतें मुल्हिक़े हैं जो ऊपर अभी जिक्र हुआ, या इमारतें ऐसी बनी हुई हैं, क्या सोसाइटी के दूसरे लोगों को नहीं ऑन बोर्ड करना चाहिए? कानून नाफिज करने वाले इदारों को, क्या मोहल्ला कमेटियां मुकामी कारकुनों को, स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड करें, जिम्मेदारियां दें कि आपस में भी लोग करीब आएं और एक आसान तरीके से उस बसंत को सेलिब्रेट भी करें और इस नुकसान से भी बच सकें? आप दुरुस्त कह रही हैं। जो ख़ुद हमारा माशरती ज़वाल है वो भी इस खेल में वाज़े तौर पर नज़र आता है। ये घर वालों का भी कसूर है, महल्ले वालों का भी है, शहर वालों का भी है, जो इस मौत के खेल को रोकें।
दुनिया भर में पतंगे जो हैं वो उड़ाई जाती हैं, खेली जाती हैं, किस्म किस्म की खूबसूरत उनकी खूबसूरती के कंपटीशन होते हैं, ऊंचा उड़ाने के कंपटीशन होते हैं, डिज़ाइन के कंपटीशन होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पतंगे हैं वो पतंगों से पतंगे लड़ाई जाती हैं, पतंगों के भी रेसलिंग मैच होते हैं। यहाँ खाली जो है वो मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई का रेसलिंग मैच नहीं चल रहा, यहाँ हर मोहल्ले में पतंगों के भी रेसलिंग मैच चल रहे होते हैं, जिसके लिए ये धाती जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। अब माशरे की तो ज़िम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन आप ये मुझे बताइए, क्या रियासतों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि शहरियों को तरबियत करें? सिविक एजुकेशन देना, लोगों को सिखाना किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या इस मुआशरे में यह हमारी जो हुकूमत है हर स्कूल में हर बच्चे को आलिम दीन बनाने पे तुली हुई है, उनको जन्नत तक पहुंचाना है? ये नहीं सिखाया जाता कि ट्रैफिक के आदाब क्या हैं। कोई स्कूल हमारे किसी नौजवान को ये नहीं सिखाता कि हैरेसमेंट क्या होती है। ज़रा पूछ कर देखें कि ख़वातीन के साथ गुफ्तगू के क्या आदाब हैं। इतनी बेसिक चीज़, कितनी हैरेसमेंट पाकिस्तान में होती है, लेकिन बेसिक हम चीज़ें नहीं सिखा रहे। अच्छी तफरीह के मौक़े फ़राहम करना, ये भी तो रियासत की ज़िम्मेदारी है ना। फेस्टिवल्स को हमने हराम करार दे दिया है, हर फेस्टिवल हराम है। एक एक चीज़ पे फतवा है हमारा। जो हम सैकड़ों साल से फेस्टिवल बनाते थे वो अब हम बंद कर चुके हैं। सिर्फ ईदें मना लो, ईद पे नमाजें पढ़ लो और ख़त्म। उसके अलावा फेस्टिवल के लिए निकलोगे, कुछ करोगे तो मार खाओगे, जूते खाओगे। आप नया साल मनाओगे तब भी जूते खाओगे। दुरुस्त हो गया। और कोई मोहब्बत का दिन मनाओगे तब भी आप जूते खाओगे। एक खेल आप प्रमोट करें, क्रिकेट, कितने लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं? दुरुस्त हो गया। कितने लोग इसको दिन में खेल सकते हैं? बिल्कुल ठीक। एक ग्राउंड चाहिए, 24 खिलाड़ी पूरा दिन उस ग्राउंड को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है ज़ैगम साहब, तो एक आप ही मैच की होगा। गुफ्तगू कंक्लूड करते हैं कि हर मैदान दान नहीं होता। सियासत में रवादारी, खेल में तफरीह और तालीम के मैदान में सीख की ज़रूरत है। तो अना को एक तरफ रखकर इन मामलात को ऐसे ही लेकर चलना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।